तो कनेक्टिव टिश्यू शुरू करने से पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो डाउटफुल होते हैं, जिनके आंसर एक से ज्यादा आ रहे हैं। हर बुक में उसका अलग अलग आंसर दे रखा है। तो उनमें से एक तो है आपका हेमोग्लोबिन HB, एक आता है आपका लिम्फोसाइट की नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, लिम्फोसाइट। प्लेन वाइल किसको बोलते हैं उस पर भी अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेड कैप। HB वाला है नहीं, HB वाला क्वेश्चन ज्यादातर ये क्वेश्चन दिया आता है। फीमेल के अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन की रेंज क्या है, मेल में HB की रेंज क्या है, चाइल्ड में क्या है, फिटल में क्या है, ये क्वेश्चन बार बार आता है और हर बुक में आपको अलग मिलेगा इसका। तो नॉर्मली क्या है, आपको हीमोग्लोबिन है, उसको याद रखने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक सारा लेना पड़ेगा। सबसे पहले आप चाइल्ड लिखो, उसके बाद में फीमेल, उसके बाद में है आपका मेल और न्यूबॉर्न। ठीक है, इन्हीं में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे, ज्यादातर मेल फीमेल में पूछा जाता है। तो इन चारों को याद रखने के लिए आपको क्या करना है, यहां से गिनती स्टार्ट करनी है। ठीक है, 11, उसके आगे लिखो 12, 13 और 14, और यहां से डैश दो। 14 के बाद में 15 है, वो यहां पर लिखना है। 15, 16, 17, 18, ये नॉर्मल रेंज है। ठीक है, मोटा मोटी आपको ये याद रखनी है। 99% इस ट्रिक से आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। बाकी रेंज थोड़ा क्या है, अलग अलग बुक्स के हिसाब से और अलग अलग देश के हिसाब से। अगर आप जैसे गोडकर वो अमेरिका की बुक्स है, तो उनके अकॉर्डिंग एनीमिया 12 ग्राम को एनीमिया मानते हैं, अपने यहाँ 10 ग्राम को नॉर्मल मानते हैं। लेकिन जो नॉर्मल रेंज है, जो स्टैंडर्ड की बुक्स है, उसके अनुसार ये नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, तो चाइल्ड के अंदर 11 से 15 ग्राम होता है, इसमें ध्यान रखना, ग्राम पर डीएल। इसमें 12 से 16 ग्राम पर डीएल, इसमें 13 से 17 ग्राम पर डीएल, और न्यूबॉर्न में ग्राम पर डीएल। ठीक है, यानी चाइल्ड के अंदर 11 से 15 ग्राम पर डीएल होता है HB की नॉर्मल रेंज। फीमेल के अंदर 12 से 16, मेल में 13 से 17, ठीक है, न्यूबॉर्न में 14 से 18। अब इनमें कंफ्यूज क्या होता है, कहीं आपको 12 से 18 मिलेगा, 12 से 17 मिलेगा, तो वो ऑप्शन आपको जैसे मिलेगा ना, इनमें सेम नहीं मिलेगा, तो उस हिसाब से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये ग्राम पर डीएल का भी ध्यान रखना। एक चीज और होती है, वो mg पर डीएल होती है। वो क्या है? शुगर। शुगर को अपन क्या नापते हैं, शुगर को अपन मिलीग्राम पर डीएल में नापते हैं। ठीक है, और इसको नापते हैं ग्राम पर डीएल में। शुगर के अंदर देखो, एक तो होता है आपके पास फास्ट, एक होता है रैंडम, और एक होता है आपका PP। खाली पेट, बिल्कुल खाली पेट है, उसको अपन फास्ट बोलते हैं। रैंडम है, मतलब आपने खाना तो नहीं खाया है, लेकिन कुछ खा रखा है, चाय पी ली, बिस्कुट ले लिया, और फिक्स टाइम नहीं ध्यान आपको कब खाया, कितनी देर हो गई आपको, फिक्स मतलब कितना खाया, कितनी देर पहले खाया, तो उसको बोलते हैं अपन रैंडम। और PP का मतलब होता है आपने खाना खाया, फिक्स जो अपनी बैलेंस डाइट है वो खाई है, और वो लगभग 2 घंटा पहले खाई है। ठीक है, 2 घंटा बाद में फिक्स 2 ओवर के बाद में कराते हैं, ये खाली पेट होगी, और इनका अपन को फिक्स में पता नहीं रहता। ठीक है, तो फास्ट है वो कितनी होती है अपनी, 70 से 110 मानी जाती है। ठीक है, और ये मानी जाती है 120 से, या 110 मान लो, 110 से 140, इसको नॉर्मल रेंज मानते हैं। रैंडम है इनके बीच में, 110 से लेके 130 के आसपास, उसको रैंडम की ये नॉर्मल रेंज मानी जाती है। वैसे इसकी फिक्स नहीं है, 126 मानी जाती है रैंडम की, लेकिन ये स्टैंडर्ड है 70 से 110 mg, और ये 110 से 140 mg। ठीक है, इसको मानते हैं अपन PP। यहाँ पर बहुत सी बुकों में 120 भी निकलेगी, तो उसको गलत नहीं कहेंगे फिर। ठीक है, ऊपर की रेंज ध्यान रखना, आपको 140 तक रखनी है। ठीक है, तो ये किस में नापी जाती है, mg पर डीएल, मिलीग्राम पर डीएल, और ये ग्राम पर डीएल में नापी जाती है। ठीक, ये क्वेश्चन तो ये हो गया आपका। दूसरा लिम्फोसाइट वाला, हाँ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले, बहुत सिंपल है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, याद आ जाएगा।
दूसरा है लिम्फोसाइट वाला, ठीक है। लिम्फोसाइट है क्या एक्चुअल में? व्हाइट ब्लड सेल का एक प्रकार है, ठीक है, एक पार्ट है। ये 5 टाइप की सेल होती है। तो इसमें ज्यादातर ये पूछते हैं कब बढ़ती है कब घटती है और इसकी नॉर्मल रेंज। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया, गलत हो जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आपको देखना है। देखो डब्ल्यूबीसी के बारे में मैंने पहले भी बताया था, ट्रिक्स हैं, ठीक है। और ट्रिक थी अपनी व्हाइट बेलन बेलन में ग्रेन्यूल्स, ये ट्रिक बताई थी, ठीक है। ये 5 सेल आपको इस टाइप से लिखनी है, बे ल न में, ठीक है। व्हाइट बेलन में ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स को अपन क्यों बोल रहे हैं वो भी मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। तो बेसोफिल है, इयोसिनोफिल है, लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल है और मोनोसाइट है, ठीक है। अब इनकी रेंज को याद रखने के लिए अपन क्या करेंगे, 1 3 3 6 6, 1 3 3 6 6, बीच वाली है इनके आगे आप 0 लगा दो, ठीक है। तो ये नॉर्मल रेंज है। ये बेसोफिल है वो 1% के आसपास पाया जाता है, इयोसिनोफिल 3% के आसपास, लिम्फोसाइट 30, न्यूट्रोफिल 60 और मोनोसाइट 6 के आसपास। अब इसको अपन रेंज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहां पर लिख देता हूं मैं 1 3 3 6 6 0 0, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, एक कम करेंगे फिर एक ज्यादा कर देंगे, इसमें एक कम कर देंगे 50 होगी और 6 की जगह कर देंगे 7 70 हो गई। इसमें एक कम करेंगे तो 4 7 कर दो आप, लगभग आ जाता, 5 और 7 कर दो, लगभग आइडिया लगभग ये रहता, ठीक है। और इसमें एक कम करेंगे तो 2 4 और इसमें 0.5 लगभग 1.5 तक ये रहता। इस टाइप से इसको आप याद रख सकते हो। लिम्फोसाइट की जो नॉर्मल वैल्यू है वो कहीं भी आ सकती है। अगर 30% फिक्स दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, रेंज दे रखी है आपको तो 20 से आपको 40% दे रखी होगी या 25 से 40% दे रखी होगी, दोनों सही है, ठीक है। ग्रेन्यूल्स का मतलब है दो डब्ल्यूबीसी वो 2 टाइप की होती है, ग्रेन्यूल और एग्रेन्यूल, ठीक है। जिसके ऊपर दाने दाने से लगे होते हैं उसको ग्रेन्यूल्स होते हैं, यानी जिस सेल के पीछे फिल लगा हुआ है वो ग्रेन्यूल्स है, इतना याद रखो आप। फिल का मतलब जानते हो, जैसे न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, तो ये 3 तो क्या है ग्रेन्यूल्स, तीनों की टोटलिंग अगर 3 पार्ट सीबीसी मशीन अपन देखते हैं तो इनकी तीनों की टोटलिंग आती है, ठीक है। 5 पार्ट में अलग अलग आएगी, 5 पार्ट बताएंगे, 3 पार्ट में क्या है 3 पार्ट बताएंगे। फिल को अलग करेगा और उनको 2 को अलग करेगा। अब 3 कौन कौन सी होगी, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। इसके अलावा अपन एक चीज और याद रख सकते हैं, मोनोसाइट है, मोनोसाइट मो से मोटी, तो सबसे जो बड़ी साइज है वो मोनोसाइट की होती है। मोनोसाइट की 5 सेलों में से सबसे बड़ी सेल कौन सी होगी, मोनोसाइट। तो मोनोसाइट है वो मोटी है। और न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल से आप याद रखो नरी, मारवाड़ी शब्द है नरी, ज्यादा, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल नरी है, मोनोसाइट मोटी है, ये भी आप ध्यान में रखना, बात कई बार पूछते हैं। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा कितनी है, ये लगभग है आपकी 50 से 70% के बीच में ये होती है, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। इसके अलावा एक प्लेन वाइल का क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ ले लिया। प्लेन वाइल किसको बोलते हैं, जिसमें सीरम से प्लाज्मा, प्लेन का मतलब यहाँ पर देखो उसमें क्या ऑप्शन दे रखा था कि सीरम किस में आती है, ठीक है, प्लेन वाइल। तो वहां पर कंफ्यूज हो रहे थे, रेड कैप वाली जो वाइल होती है उसी को अपन प्लेन वाइल बोलते हैं, ठीक है। प्लेन का मतलब होता है इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं मिला हुआ है, ठीक है। एंटीकोगुलेंट है वो अब्सेंट हो, एंटीकोगुलेंट अब्सेंट किसमें होता है, या तो अपन बिल्कुल प्लेन वाइल लेते हैं कुछ भी नहीं डालेगा, या फिर तो रेड कैप की आती है अपने पास, रेड कैप कैप लगे हुए वाइल आती है
उसमें भी कोई सा एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। तो प्लेन वाइल में और रेड केप में कंफ्यूज नहीं होना है। अपने पास अगर रेड केप दे रखा है तो अपन को रेड केप ही लिखना है, अगर वो नहीं दे रखा है तब अपन प्लेन वाइल पर जाता है। तो रेड केप का दूसरा नाम ही प्लेन वाइल है। ओके ओके। ओके। अब एक क्वेश्चन और है, इतना डिस्कस कर लिया है। आपके पास दो वाइल है, एक तो रेड केप है रेड केप की, और एक आपके पास है पर्पल कलर मान लेते हैं, पर्पल, ठीक है, बैंगनिया कलर की। ठीक है, दो केप है, ये पर्पल की होगी और ये रेड की होगी। ठीक है, इसमें कोई सा एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट जानते हो, ये एब्सेंट है, और इसमें प्रेजेंट है, कौन सा होता है इसमें, ईडीटी है। ठीक, अब आपने क्या किया, एक पेशेंट है, उसका सैंपल लिया 5 ml में, ठीक है, आधा इसमें डाल दिया, आधा इसमें डाल दिया। क्वेश्चन समझ में आ गया। पेशेंट का सैंपल लिया, दोनों के अंदर डाल दिया, किसमें तो प्लाज्मा आएगा, किसमें सीरम आएगी, और क्यों आएगी। सैंपल एक ही है, उसी पेशेंट का ले रहे हैं, सेम का। एक तो अपन ईडीटी वाइल के अंदर डाल दिया जो एंटीकोगुलेंट है, ईडीटी हो सकती है, दूसरी है सोडियम फ्लोराइड हो सकती है, ग्रे कलर वाली हो सकती है, हेपेरिन वाली हो सकती है, कोई सी भी हो, एंटीकोगुलेंट में डाला, और एक अपन प्लेन या रेड केप में डाला। किसके अंदर सीरम आएगी और किसके अंदर प्लाज्मा आएगा। ईडीटी में प्लाज्मा, इसमें प्लाज्मा और इसमें सीरम। सीरम। सही है, नहीं था पक्का, पक्का। हाँ, क्यों, नाम चेंज कैसे हो गया। इसमें प्लाज्मा की क्लोट नहीं होता, ग्रुप का जो प्लाज्मा होता है वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। प्लाज्मा का मतलब है, प्लाज्मा बराबर होता है सीरम प्लस क्लोटिंग फैक्टर, अब दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। यानी सीरम हो और क्लोटिंग फैक्टर हो, उसको बोलेंगे अपन प्लाज्मा। अब इसके अंदर क्या है, पर्पल कलर के अपने अंदर क्या है, एंटीकोगुलेंट है, ईडीटीव है, तो ये क्लोट नहीं होगा। क्लोट नहीं होगा तो क्लोटिंग फैक्टर काम नहीं आएगा, काम नहीं आएगा तो इसमें सीरम भी है, क्लोटिंग फैक्टर है, तो दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे अपन, प्लाज्मा बोलेंगे। इसके अंदर रेड केप के अंदर क्या होता है, ये क्लोटिंग फैक्टर है, ये क्या करेगा, क्लोट होगा ब्लड। भाई कोई एंटीकोगुलेंट नहीं है, एंटीकोगुलेंट नहीं है तो ब्लड क्लोट होगा, थोड़ी देर में थक्का जम जाएगा, इसमें जमेगा नहीं। इसमें आप दूसरे दिन भी देखोगे तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ठीक है, हो सकता है मॉर्फोलॉजी थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, बाकी वैसा रहेगा। इसमें क्या है, आधा घंटा बाद में आपको बिल्कुल क्लोट मिलेगा। तो क्लोट मिलेगा तो क्या हो गया, ये जो क्लोटिंग फैक्टर है ये काम आ गया, यानी प्लाज्मा था आपके पास, इसमें से क्या निकल गया, क्लोटिंग फैक्टर, तो ये क्या बच गया, सीरम। अब बताओ कहां कंफ्यूज हो रहा है। अगर गणित की भाषा में देखें तो इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, इधर लाएंगे इक्वेशन में तो ये P माइनस सी बराबर S इधर आ जाएगा। तो वो कंडीशन है, यानी एंटीकोगुलेंट के अंदर ब्लड क्लोट नहीं होता है, क्लोटिंग फैक्टर काम में नहीं आते हैं, तो प्रेजेंट होता है सीरम प्लस क्लोटिंग फैक्टर, दोनों को मिलाकर प्लाज्मा बोलते हैं। क्लोटिंग फैक्टर को इसमें से निकाल लेते हैं तो वो सीरम बचती है। बायोकेमिस्ट्री के जितने भी टेस्ट है वो सीरम से लगते हैं, हेमेटोलॉजी के जितने भी टेस्ट है, ज्यादातर टेस्ट है वो ईडीटी से लगते हैं। ठीक है, यानी उसमें आपकी आरबीसी रैप्चर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल है जैसी जैसी दिखनी चाहिए, चाहे वो पीबीएफ हो, चाहे एचबी हो, चाहे सीबीसी हो, मतलब ज्यादातर टेस्ट क्या है, इसी से लगते हैं, ईडीटी वाइज। हाँ ले लो, और कोई क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। और कोई क्वेश्चन है ऐसा, कोई कंफ्यूज वाला आपको लग रहा हो। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका बताऊं, आप शेर हो, ये याद रखो आप, तो आप शेर हो। एंटीकोगुलेंट जिसमें मिला होता है वो प्लाज्मा होता है, और रेड केप के अंदर है वो सीरम होती है।
याद रह जाएगा। और कोई क्वेश्चन? चलो कल पढ़ते हैं, फिर कनेक्टिव देख लेते हैं। कनेक्टिव एक बार देखो, बेसिक मैं बता देता हूँ। कनेक्टिव सेल है या कनेक्टिव टिश्यू है, दोनों थोड़ा अलग है। थोड़ा सा कंफ्यूज तो ये दूर करना। कनेक्टिव सेल अलग है, कनेक्टिव टिश्यू अलग है। कनेक्टिव सेल है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। सेल खुद, फाइबर, और उसके अंदर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बोलते हैं, उसके अंदर तो द्रविड़ होता है, द्रव भरा होता है, लिक्विड भरा रहता है, उसको जेली टाइप का। तो मैट्रिक्स होता है, फाइबर्स होते हैं इसमें, और सेल होते हैं। ये तीनों से मिलके कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं। एक सेल का स्ट्रक्चर ये मोटा मोटा हो गया। दूसरा, कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्ट करेगा, बॉडी को कनेक्ट करने का काम करेगा, सपोर्टिंग का काम करता है, बाइंडिंग का, जोड़ने का काम करता है, ठीक है, और प्रोटेक्शन का काम करता है। ये आप इसका काम याद रख सकते हो। स्टोरेज का काम भी करता है। सभी नहीं करता है, जैसे एडिपोज टिश्यू है तो वो करेगा, ठीक है। सेल कौन कौन से होते हैं इसमें? सेल होते हैं 5-6 टाइप के मेन सेल होते हैं। कल अपने इसके बारे में डिटेल से देखेंगे सेल्स को, और ट्रिक्स से पढ़ेंगे। ट्रिक्स बहुत मस्त है। मैं फाइबर से हूं, मैं फाइबर से हूं, प्लीज मस्त लेडी, लेडी जानते हो? प्लीज मस्त लेडी माफी दे दो या कर दो, ठीक है। इस टाइप से एक ट्रिक थी। तो मैं से आपको क्या याद रखना है, मैट्रिक्स होता है, इसमें फाइबर्स होता है, और सेल्स, ये तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है। प्लाज्मा सेल है, मास्ट सेल है, लिम्फोसाइट है, एडिनो है, मैक्रो और फाइब्रोब्लास्ट, ये सेल्स। इसके अंदर और भी सपोर्ट करना मेरा वो सपोर्टिंग वाला है, बाइंडिंग वगैरह वो, ठीक है। तो कल के वीडियो में अपन इसको पूरी डिटेल से जानेंगे, कहाँ पाया जाता है, क्या काम है, और किस टाइप की स्ट्रक्चर है।